दोस्तों, जुर्म चाहे जितना भी सातिरानी तरीके से किया जाए, लेकिन एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। पुलिस चाह दे तो गले हुए मुर्दों को भी निकाल दे। मात्र 15 साल की लड़की जिसको बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता है, लेकिन पुलिस 48 घंटे के बाद जब अपराधियों को गिरफ्तार करके थाने लाती है तो जिसे देखकर गांव वाले ही नहीं बल्कि पुलिस भी हैरान हो जाती है। 15 साल की उम्र, हवस की लत में गंवाना पड़ा जान। तो दोस्तों, क्या थी इस घटना के पीछे की सच्चाई? जादू टोना में दिया गया बलि या कत्ल, आज इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं आकाश राजभर और आप देख रहे हैं डीआर न्यूज 9। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के घोरपुर थाना क्षेत्र का छोटा कली गांव, इसी गांव का रहने वाला रमेश सोनकर, जो अपनी पत्नी अनीता, बेटी सरिता जिसकी उम्र 15 साल और 3 बेटे के साथ रहते थे। रमेश सोनकर गांव में ही खेती बाड़ी का काम करते थे। उनका बड़ा बेटा मुंबई में काम करता था और दूसरा सत्यम जो गांव में ही काम करता था, और सबसे छोटा बेटा था जो मानसिक रूप से बीमार था। बात 4 नवंबर 2025 की है। रमेश सोनकर और उनकी पत्नी अनीता और बच्चे शाम को खा रहे थे। खाना खाने के बाद अनीता और उसकी बेटी सुनीता बाहर चले जाते हैं सोने। रोज की तरह सरिता सुबह 4 बजे उठकर शौच के लिए बाहर जाती है, लेकिन 2-3 घंटे बीत गए, वापस नहीं आती है। इधर रमेश सोनकर और उनकी पत्नी परेशान हो रहे थे कि इतना समय बीत गया, सरिता अभी तक वापस आई नहीं। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे या 2 घंटे में वापस आ जाती थी। धीरे धीरे ये बात आसपास के लोगों तक जाती है। सब लोग उसे ढूंढने में लग जाते हैं। चारों तरफ ढूंढा जाता है, तालाब में, कुआं में, लेकिन कहीं पता नहीं चलता है। तभी गांव का एक बुजुर्ग आदमी आते हैं रमेश के पास, कहते हैं, रमेश, तुम्हारी बेटी का लाश गांव के बाहर एक झाड़ियों में पड़ा हुआ है। रमेश एकदम से सन्न रह जाते हैं। इधर माँ अनीता फुट फुट कर रोने लगती है, बार बार बेहोश हो जा रही थी ये बात सुनकर कि उसकी बेटी का कत्ल हो गया है। जब घटनास्थल पे लोग जाते हैं तो कुछ अजीब तरीके से शव पड़ा हुआ था। तब घोरपुर थाना क्षेत्र को सूचित किया जाता है। जब पुलिस आती है और शव का निरीक्षण करती है तो उसके पास से अगरबत्ती, नींबू और तंत्र मंत्र का सामान था और गला काटने का निशान था। जैसे लग रहा था तंत्र मंत्र के लिए बलि दिया गया है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम के बाद रमेश सोनकर को बॉडी सौंप देती है अंतिम संस्कार के लिए। और पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच में जुटती है। रमेश सोनकर से पूछताछ करती है कि क्या आपका किसी पे शक तो नहीं है? रमेश कहते हैं कि नहीं साहब, हमें किसी पे शक नहीं है। रोज की तरह सरिता सुबह 4 बजे गई, लेकिन रोज 1-2 घंटे में वापस आ जाती है, लेकिन 3-4 घंटे बाद उसका शव मिला। आसपास पड़ोस के लोगों से पूछा गया इस हत्या के बारे में, किसी को कुछ जानकारी नहीं था। जब 6 नवंबर 2025 को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें साफ साफ लिखा गया था कि सरिता की मृत्यु 10-11 घंटा पहले हुआ है और उसने जो रात में खाना खाया था, चावल सब्जी, वो वैसे का वैसे ही था, पचा नहीं था। और पिता रमेश सोनकर ने पूछताछ में बताया था कि बेटी सुबह 4 बजे शौच के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। इन 6-7 घंटों में जो खाना पच जाना चाहिए था वो वैसे का वैसे था। तब पुलिस को रमेश के ऊपर ही शक जाने लगता है। फिर पुलिस रुख करती है रमेश सोनकर के पास जाके कहती है कि रमेश, सच सच बताओ कि तुम्हारी बेटी के साथ हुआ क्या था, क्योंकि तुम जो बता रहे हो वो सच नहीं है, सच कुछ और है जो तुम छिपा रहे हो। तुम इधर उधर की बात किए बिना सच सच बताओ। लेकिन रमेश बार बार वही कह रहा था कि साहब, हमें कुछ नहीं मालूम है, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। लेकिन पुलिस जब रमेश से सख्ती से पूछताछ करती है तो रमेश एक ऐसी सच्चाई सामने लाता है जिसे सुनकर पूरा प्रदेश दंग रह जाता है। दरअसल बात घटना से 2 साल पहले की है, जब सरिता धीरे धीरे अपने जवानी की दहलीज पे कदम रखती है तो तब उसे एक गांव के लड़के से दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती इश्क में बदल जाता है। और जब इश्क ऐसा होता है कि सरिता रात को घर वाले जब सो जाते थे तो चुपके से उठकर मिलने चली जाती थी और शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती है। कुछ दिन बाद सरिता को गांव के कई लड़कों से संबंध हो जाता है और मात्र 15 साल की उम्र में शारीरिक संबंध बनाने का लत लग जाता है। जब भी मौका मिलता था मिलने चली जाती थी। एक दिन अचानक उसकी मां अनीता को पता चलता है कि सरिता प्रेग्नेंट है। तभी किसी को बिना जानकारी दिए सरिता का अबॉर्शन करवा देते हैं रमेश और अनीता। सरिता को हिदायत देते हुए समझाते हैं कि आज के बाद तुम्हें घर से कहीं नहीं जाना है
और कुछ शिकायत नहीं आना चाहिए, लेकिन लाख मना करने के बावजूद सरिता नहीं मानती है। फिर से मिलना जुलना चालू कर देती है, संबंध बनाना चालू कर देती है। और जब ये बात रमेश और अनीता को पता चलता है तो ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि अब हमारी बेटी हमारे हाथ से निकल गई है और हमारे इज्जत को मिट्टी में मिला देगी। एक बार तो जैसे तैसे सही हो गया, लेकिन दोबारा ये फिर उसी काम को शुरू कर दिए। तब उसे फिर से बैठाकर समझाने लगते हैं, लेकिन सरिता अपनी आदत से मजबूर थी, नहीं मानती है। तब रमेश और अनीता उसे रास्ते से हटाने का प्लानिंग करते हैं। तारीख 4 नवंबर 2025 को रमेश मेडिकल पर जाता है और कुछ नींद की गोली ला शाम को दे देता है अनीता को। अनीता अपनी बेटी के खाने में मिलाकर शाम को दे देती है। सभी लोग खाना खाते हैं और रोज की तरह सोने चले जाते हैं, लेकिन सरिता को आज जल्दी नींद आ जाता है। तब रमेश अनीता से कहता है कि मैं जा रहा हूँ खेत में और तुम इसे चाहे जैसे भी खेत में लेकर आओ। अनीता सरिता को लेकर खेत में पहुंचती है। तब दोनों ने मिलकर 4 नवंबर 2025 को गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद एक धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया। गला रेतने के बाद एक और प्लानिंग को जन्म देते हैं। उसके पास नींबू अगरबत्ती और कुछ तंत्र मंत्र का सामान रख देते हैं, क्योंकि उनको अच्छे से पता था कि पुलिस आएगी और जांच पड़ताल करेगी, और जब जांच पड़ताल करेगी तो ये मामला उसे हत्या का नहीं बल्कि तंत्र मंत्र में दिया गया बलि का लगेगा। और कुछ ऐसा ही होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और रमेश जो पुलिस से झूठ बोला था, यही कत्ल का पर्दाफाश कर दिया। रमेश और उसकी पत्नी दोनों जेल में है फिलहाल। आपकी क्या राय है इस घटना के बारे में कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दरअसल ये घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, ना ही किसी जाति धर्म को ठेस पहुंचाना है। बस आप सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। आप अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।